आप तो थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हुए होंगे। हम लोग अभी सीख रहे हैं हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो कौन कौन सा फोर्स हम लोग दिखा पाएंगे स्टूडेंट अभी फ्री बॉडी डायग्राम में? तो नॉर्मल रिएक्शन तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तो दिखा पाएंगे और mg तो दिखा ही पाएंगे। कौन कौन सा फोर्स मोटा मोटी हम लोग को बार बार रिक्वायरमेंट होगा? बोलिए। अब यहाँ देखिएगा, टेंशन का फोर्स कौन एग्जर्ट करता है? तो जनरली यहाँ ध्यान सुनिएगा, जनरली टेंशन स्ट्रिंग या रॉड में क्रिएट होता है, बट स्ट्रिंग अगर टेंशन का फोर्स लगाएगा वो तभी लगाएगा जब उसमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी रहेगा। क्या रहेगा? सपोज कीजिए कि दो डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक। ऐसे जस्ट इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है, बट ऐसे रखा हुआ है। बताइए किस स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग टेंडेंसी है और किस में स्ट्रेचिंग टेंडेंसी नहीं है? इसको जस्ट रखा हुआ है ना, जस्ट यहाँ से स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, राइट? तो एक्चुअली जब तक इस स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग टेंडेंसी नहीं आएगा तब तक उसके पास टेंशन का फोर्स लगाने का पावर 0 रहेगा। इसका मतलब इस स्ट्रिंग को लूज स्ट्रिंग मान सकते हैं आप, राइट? लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग टेंडेंसी है या नहीं है? है। क्यों है? किसके वजह से डेवलप हुआ? अब देखिए, समटाइम्स इतना थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे ना कि सर इसमें टेंशन निकाल सकते हैं, इतना तो पहले से पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पे टेंशन निकालेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा ना, 100 टाइम्स ऐसा होगा साउंड वेव में कि ऐसा मैकेनिक्स का प्रॉब्लम दिया रहेगा और तब पूछा जाएगा यहाँ पे एक ऐसा हम लोग वेव क्रिएट कर दिए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ये बहुत टाइप प्रॉब्लम है और बहुत आसान प्रॉब्लम है, बट यही डिफ़िकल्ट बन जाएगा। कैसे? अगर मेरा स्ट्रिंग नॉन आइडियल स्ट्रिंग रहेगा, नॉन आइडियल स्ट्रिंग मतलब मैसिव स्ट्रिंग, तो मैसिव स्ट्रिंग में ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम, तो टेंशन वैरी करता है, करेक्ट, डिस्टेंस के साथ यहाँ से, तब उस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, जेई मेन टाइप का भी और निट टाइप का भी, दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ इसमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी है, तो अब इसके इस स्ट्रिंग के पास पावर आ गया टेंशन का फोर्स लगाने का, बट टेंशन का फोर्स किधर लगता है? अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द बॉडी या अवे फ्रॉम द बॉडी? अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग, पैरेलल टू द व्हाट? अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू स्ट्रिंग, करेक्ट। दैट्स वाई सपोज कीजिए कि यहाँ पे अभी समझना है, लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ पे टेंशन का फोर्स पूछेंगे तो, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग में मैं एक लाइन बोलने वाला हूँ, इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग टेंडेंसी है मतलब उसमें टेंशन है और स्ट्रिंग टेंशन में है, राइट? तो वहाँ उस केस में आइडियल स्ट्रिंग में ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन का फोर्स सेम होता है। इसको मैं बाद में प्रूफ भी कर दूंगा। ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन का फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट मैं पूछूंगा यहाँ पे टेंशन, इस पी पॉइंट पे टेंशन किधर होगा? मेरा समस्या समझे? यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा? तो उस केस में आपको एक लाइन का आंसर देना चाहिए था कि सर यहाँ पे टेंशन जब पूछ रहे हैं तो किस पार्ट के लिए पूछ रहे हैं? इस पॉइंट से इधर के पार्ट के लिए पूछ रहे हैं या इस पॉइंट से
इधर के पार्ट के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करता है? तो जहाँ पे भी स्ट्रिंग में टेंशन पूछूंगा तो उस वहाँ पे स्ट्रिंग को कट करके सोचना है। रियल में नहीं कट करना है, लेकिन हाइपोथेटिकली उसको एक सिस्टम बनाकर और कट करके उसके लिए सोचना है। करेक्ट है ना? तो पहला पॉइंट लिखिए, इफ देयर इज अ स्ट्रेचिंग टेंडेंसी इन अ स्ट्रिंग, if there is a stretching tendency in a string, then tension created in a string second point, tension always act away from the body, tension always act away from the body and parallel to the string, and parallel to the string. करेक्ट है? थर्ड पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग, बोलिए अभी ज्ञान, आइडियल स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? वेरी गुड, मासलेस को, राइट? इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग टेंशन आर सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। टेंशन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सेम, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ। टेंशन आर सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट इफ अ स्ट्रिंग आर सेम स्ट्रिंग, इफ अ स्ट्रिंग आर सेम स्ट्रिंग। करेक्ट है ना? यहां तक समझ में आ गया है? नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, मान लेते हैं, ये समझते हैं नॉट लगाना, नॉट स्ट्रिंग जब धागा को बांधते हैं तो मान लेते हैं कि सेम ही स्ट्रिंग है। सेम स्ट्रिंग का मतलब ये मत सोचिएगा कि हाँ नायलन का खरीदे हैं तो सेम ही टाइप का हो गया। यहाँ पे सेम स्ट्रिंग का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। करेक्ट? तो मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, अरे नायलन का ही है, यहाँ से यहाँ तक सेम मटेरियल का है, इवन इफ सेम मटेरियल का है, बट जैसे ही यहाँ पे नॉट क्रिएट हो गया तो इस पार्ट और इस पार्ट को सेम स्ट्रिंग में काउंट करना है या डिफरेंट स्ट्रिंग? डिफरेंट स्ट्रिंग। करेक्ट? नॉट लगाने के बाद उसका अलग कॉन्टैक्ट हो गया। करेक्ट है ना? तो वहाँ पे से डिफरेंट रहेगा। इसलिए सेम स्ट्रिंग का मतलब क्या है? उसके बीच में कोई दूसरा बॉडी नहीं है और ना ही नॉट है। समझ में आ गया? ओके, तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया कि टेंशन आर इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग्स टेंशन आर सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट इफ अ स्ट्रिंग आर सेम स्ट्रिंग। चलिए अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तो इसमें सबसे मार्केबल पॉइंट है स्ट्रेचिंग टेंडेंसी। एक फ्रिक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये समझ में आ गया? यहाँ पे टेंशन जीरो, बट यहाँ पे टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो। करेक्ट है? और जब तक कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा तब तक आप स्ट्रिंग को खुद से क्या मानिएगा? नॉन आइडियल या आइडियल? आइडियल मानेंगे। करेक्ट है ना? तो यहाँ देखें, अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। सही है? तो इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स है स्टूडेंट? एक तो mg रहेगा, और सिर्फ ब्लॉक का बोल रहे हैं तो सिर्फ ब्लॉक का सोचना है। तो यहाँ पे ब्लॉक तो इस स्ट्रिंग के साथ भी कांटेक्ट में है। स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगाएगा ब्लॉक पे? बोले टेंशन का, और टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल। ए पैरेलल वाला नहीं भूलना है, ये मार्केबल पॉइंट है। करेक्ट है? दिखा दीजिए।
अब यहाँ देखेंगे भाई, अब यहाँ पे कोई आपसे पी पॉइंट पे, ऐसा हो सकता है ना कि मैं ग्राफ ड्रॉ करना है टेंशन भर से कुछ का, तो मैं इस पॉइंट पे टेंशन आपसे पूछ रहा हूँ। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जब टेंशन पूछा जाएगा वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है कि जिस पॉइंट पे पूछेंगे उस पॉइंट पे आपको ऐसे सोचना है कि स्ट्रिंग को कट कर दिए, करेक्ट। और इस पार्ट को कोई पार्ट फर्स्ट मान लीजिएगा और इस पार्ट को क्या मान लीजिएगा, सेकेंड मान लीजिएगा, करेक्ट। तो आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे फोर्स निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, यहाँ सेकंड पार्ट का। तो क्या अब यहाँ का टेंशन दिखाने का रिक्वायरमेंट है? यहाँ से ये स्ट्रिंग का सेकंड पार्ट ब्लॉक और यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रिंग, मेरा ये पूरा एक सिस्टम बन गया है, करेक्ट। तो इस पॉइंट पे टेंशन नहीं दिखाएंगे तो सिस्टम का अंदर का बात रहेगा ना। यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है, ये में मेरा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, राइट। इधर मैंने अलग सिस्टम मान लिया और ये पूरा का पूरा अलग सिस्टम मान लिया, तो यहाँ पे टेंशन हम नहीं दिखाएंगे, करेक्ट। और इस स्ट्रिंग का कुछ मास है, आइडियल स्ट्रिंग है तो मास नहीं रहेगा, तो एम जी के नाम पे तो सिर्फ ब्लॉक का ही एम जी लगेगा। अब यहाँ पे कोई फोर्स दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? बोलिए हाँ या ना। आप इसको सिस्टम माने हैं तो इसके लिए तो ये पार्ट तो एक्सटर्नल एजेंट हो गया, और ये इस पार्ट पे फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? भाई अगर नहीं फोर्स लगेगा तो इसको आप सिस्टम माने हैं, नेट फोर्स नीचे लगेगा तो इसको नीचे आना चाहिए, बट अभी भी ये रेस्ट में है, राइट। तो यहाँ पे एक टेंशन का फोर्स लगाएगा, और कौन लगाएगा? टेंशन ऑन टू ड्यू टू वन। यहाँ पे इस सेकेंड वाले पार्ट पे टेंशन फर्स्ट वाला पार्ट वाला स्ट्रिंग लगाएगा, करेक्ट। इसका स्ट्रिंग का एक पार्ट स्ट्रिंग के दूसरे पार्ट पे भी ऑल द टाइम फोर्स लगाते रहता है अगर स्ट्रेचिंग टेंडेंसी है, करेक्ट। अब यहाँ देखें, ये तो समझ में आ गया। तो अगर इस पार्ट पे टेंशन दिखाना रहेगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाएगा दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाएगा, करेक्ट। तो ये बोल सकते हैं टेंशन ऑन वन ड्यू टू टू, टेंशन ऑन वन ड्यू टू टू। और ए आपस में कौन सा कपल? एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश किया? मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश किया कि स्ट्रिंग के बीच में किसी पॉइंट पे टेंशन ऑलवेज कपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते रहता है, हाँ या ना। इसलिए आज के बाद कोई पूछेगा यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन क्या है, तो बोलना है कि किस वाले पार्ट पे पूछ रहे हैं। अगर इस वाले पार्ट पे पूछेंगे तो टेंशन किधर रहेगा? नीचे, अवे फ्रॉम द बॉडी। और इस वाले पार्ट पे पूछेंगे तो टेंशन किधर रहेगा? ऊपर। तो बहुत लॉजिकल बात है ना भाई। किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, करेक्ट। एएमजी समझ में आ गया? अभी तो लिखवाया टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। ये आपका बॉडी है, करेक्ट। इस पे दूसरा जो फोर्स लगाएगा ये वाला पार्ट लगाएगा, कौन सा फोर्स? तो टेंशन। तो अभी जस्ट कौन सा पॉइंट लिखवाए हैं यार, पढ़िए तो टेंशन इधर लगाएं या ऊपर लगाएं? अवे का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स या अवे, दूर, और पैरेलल। दैट्स वाई इस पे टेंशन ऊपर लगा है, हाँ या ना। पॉइंट सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हैं, इसको समझना है। तो जब भी अगर स्ट्रिंग किसी सिस्टम पे फोर्स लगाएगा तो ऑलवेज अवे फ्रॉम द सिस्टम लगेगा। मेरा सिस्टम ये हो गया, और इसके लिए ये वाला पार्ट जो है स्ट्रिंग का मेरा एक्सटर्नल एजेंट है। तो ये जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा? अवे एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। अब जब इसका इस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में वाला स्ट्रिंग वाला पार्ट है, वो कौन सा फोर्स लगाएगा? टेंशन का। वो किधर लगाएगा? वो भी अवे लगाएगा, राइट। तो अवे के लिए किधर हो गया? नीचे हो गया, एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग, करेक्ट है ना। चलिए अब यहां देखिएगा, ये बात समझ में आ गया। तो यहां से आप क्या समझे कि ओके, किसी भी स्ट्रिंग में अगर पहले से स्ट्रेचिंग है
तो स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन कपल के फॉर्म में रहेगा। डायरेक्शन नीचे भी रहेगा और नीचे पर नहीं, मतलब पैरेलल रहेगा, बट दोनों के लिए। सपोज कीजिए स्ट्रिंग में ए टेंडेंसी रहता, मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं इसको खींचते रहता कोई फोर्स लगाकर, यहाँ पे कनेक्टेड है, अब तब पूछते हैं इस पॉइंट पे टेंशन किधर, तो आपका बोलना है कि सर टेंशन दोनों तरफ रहेगा। स्ट्रेचिंग में यही रहता है ना, आप किस वाले पार्ट पे पूछ रहे हैं वो बोलिए। करेक्ट, ऑलवेज हर पॉइंट पे क्या रहेगा, कपल के फॉर्म एग्जिस्ट करते रहेगा। अगर इस वाले पार्ट पे पूछिएगा मुझसे तो ए बोलूँगा, इस वाले पार्ट पे पूछेगा तो डायरेक्शन ए बोलूँगा, बट मैग्नीट्यूड तो उससे क्या रहेगा। दैट्स वाई ये क्या है, एक्शन रिएक्शन कपल है। इसलिए टेंशन का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन आपको पूछना पड़ेगा सामने वाले से कि किस वाले पार्ट पे आप टेंशन, या क्वेश्चन में किस वाले पार्ट पे टेंशन आपसे पूछा जा रहा है। ये बात क्लियर है। तो स्ट्रिंग के किसी भी स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में टेंशन ऑलवेज कपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किस वाले पार्ट पे डायरेक्शन पूछ रहे हैं उस बात पे डिपेंड करेगा, बट मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ सेम नहीं, इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग। कौन सा स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग। लेकिन हो सकता है कि आपके मन में एक शंका हो कि सर आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन इस एवरी पॉइंट पे सेम कैसे रहेगा, ये बात कुछ जम नहीं रहा है। 2 मिनट प्रूफ हो जाएगा। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा एवरीवन, ये स्ट्रिंग हैविंग मास या मासलेस, मासलेस है। सपोज कीजिए कि इस ब्लॉक का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, कौन कौन सा फोर्स, और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम ए देते हैं, एक पॉइंट का नाम बी देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेंशन पॉइंट ए पे जो लग रहा है, ये जो ब्लॉक पे लग रहा होगा वो पॉइंट ए का जो स्ट्रिंग का पार्ट है वो लगा रहा होगा, और ये मोशन में है या रेस्ट में है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में अभी के लिए फॉर मोमेंट इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखिएगा, इतना तो लिख सकते हैं, अपवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो टी ए इक्वल टू व्हाट, एम जी। करेक्ट है, क्योंकि रेस्ट में है। अब यहाँ पे ए से बी तक का पार्ट का फ्री बॉडी, अब मेरा सिस्टम क्या हो गया, सिर्फ स्ट्रिंग का ए पार्ट। करेक्ट, तो स्ट्रिंग का ए पार्ट सिस्टम हो गया, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स, तो इस पार्ट को मैं फर्स्ट पार्ट बोलता हूँ और इस पार्ट को सेकंड पार्ट बोलते हैं। करेक्ट है ना। तो मैं किसका फर्स्ट पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पार्ट फर्स्ट, तो अब यहाँ देखिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से जितना बड़ा फोर्स ये स्ट्रिंग ब्लॉक पे लगाएगा उतना ही बड़ा फोर्स तो ब्लॉक भी स्ट्रिंग पे लगाएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि इस पर भी एक टेंशन का फोर्स रहेगा लेकिन नीचे की तरफ रहेगा, हाँ या ना। स्ट्रिंग पे भी एक टेंशन का फोर्स रहेगा लेकिन किसकी तरफ रहेगा, इस पे कोई, इस वाले पार्ट पे कोई mg का फोर्स रहेगा, क्योंकि इसका तो मास है ही नहीं, मास नहीं है तो इस पे का वेट फील होगा, नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन का वैल्यू मैं टीबी बोल रहा हूँ, मान लेते हैं, सपोज कीजिए डिफरेंट है, टेंशन ऑन पार्ट फर्स्ट ड्यू टू पार्ट सेकंड। करेक्ट, और ये पूरा सिस्टम यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्विलिब्रियम में था, रेस्ट में था, तो ये पार्ट भी तो रेस्ट में रहेगा, हाँ या ना। ये पार्ट रेस्ट में रहेगा तो क्या बोलेंगे, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, इज इट राइट। बट अगर यहाँ पे इसका मास रहता तो ऐसा हो पाता क्या, यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन, तो उस टाइम पे भी रेस्ट में रहता बट टेंशन सेम नहीं हो पाता, जो कि बाद में इसको मैं प्रॉब्लम लूँगा। बट इस केस में बिकॉज ये मासलेस है तो इसका mg इसके लिए सपोर्ट में नहीं है, दैट्स वाई अपवर्ड फोर्स इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल सा प्रूफ था।
इसका मतलब जो टेंशन यहाँ पे ऑपरेट हो रहा था वही टेंशन यहाँ रहेगा, वही टेंशन यहाँ रहेगा, वही टेंशन यहाँ रहेगा, वही टेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट पे रहेगा। करेक्ट है ना? लिख लीजिए, एक दिखा दीजिए। तो यहाँ से प्रूफ हो गया है। टी के फिर से बोली तो ब्लॉक पे जो टी लगेगा वो स्ट्रिंग लगाएगा। पूरा नहीं, स्ट्रिंग का जो पार्ट उसके कांटेक्ट में है, स्ट्रिंग का जो पार्ट उसके कांटेक्ट में है। इतना सिंपल सा बात तो है भाई। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कौन सा पार्ट कांटेक्ट में है? ये वाला पार्ट स्ट्रिंग पे ये फोर्स लगाने आएगा, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है वो लगाएगा। काम तो पूरा स्ट्रिंग ही करेगा, काम तो पूरा स्ट्रिंग होल्ड करके रखा है। बट आप ये पूछेंगे कि ये स्ट्रिंग का कौन सा पॉइंट, कौन सा पार्ट, ये वाला यहाँ का स्ट्रिंग का पार्ट क्या यहाँ पे फोर्स लगाएगा? या जिस पॉइंट से बंधा हुआ है, राइट? बट पूरा पावर तो पूरा स्ट्रिंग ही लगाएगा। बट ब्लॉक पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएंगे तो इस स्ट्रिंग के यहाँ के पॉइंट के वजह से बोलेंगे, या यहाँ जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है उसके वजह से बोलेंगे? किसके वजह से बोलेंगे? हाँ, लेकिन ये पूरा काम तो स्ट्रिंग कर रहा है, बट इसका ये कौन सा पॉइंट डायरेक्टली कांटेक्ट में था उसको दिखेंगे ना। करेक्ट? यहाँ पे तो मैं दिखा रहा था कि अगर इस पॉइंट पे मुझे यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन निकालना है, उसके लिए मैं बोला यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है, यहाँ देखिएगा, एक इस पे जो टेंशन लग रहा है वो कौन लगा रहा है? ये वाला पॉइंट या यहाँ का पॉइंट? वो दिखा रहे थे। तो स्ट्रिंग के कारण फोर्स अगर दिखाना है तो जो स्ट्रिंग का पॉइंट बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहेगा उसी के वजह से तो सोचेंगे। करेक्ट है ना? स्ट्रिंग वहाँ से बंधा हुआ है, एक वायर है किसी चीज़ से बंधा हुआ है, जहाँ पे कांटेक्ट में रहेगा वो वाला पार्ट फोर्स लगाएगा, जो कांटेक्ट में नहीं वो फोर्स थोड़ी लगाएगा। हाँ, उसके अंदर पावर रहेगा, बट फोर्स कौन सा पार्ट लगाएगा? जो डायरेक्टली जो पॉइंट कांटेक्ट में है। करेक्ट? इसलिए ये जो फोर्स लगा रहा है, अब यहाँ देखिएगा, आपका क्वेश्चन का थीम ये था, सर इस पे फोर्स किसने लगाया? मेरा आंसर है स्ट्रिंग ने। फिर स्ट्रिंग का कौन सा पार्ट ने? ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट? तो जो कांटेक्ट में था वो था। इस वजह से बोल रहा हूँ कि समटाइम्स अगर ऐसा नहीं जानिएगा, समटाइम्स अगर नहीं ऐसा जानिएगा तो आपको डायरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वजह यहाँ से यहाँ तक सेम स्ट्रिंग है ना। अगर M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो सर एक तो फोर्स अभी कोई ड्रॉ नहीं करेंगे, mg रहेगा, एक फोर्स n रहेगा। आइए हम लोग जानते हैं कि आइडियल स्ट्रिंग है तो सेम स्ट्रिंग तो हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन सेम रहेगा, नॉट डायरेक्शन। अब सर इस पे टेंशन का डायरेक्शन किधर करें? तो मैं तो बोला हूँ टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, बट वो अवे फ्रॉम द बॉडी का डायरेक्शन के लिए कौन सा पॉइंट स्ट्रिंग का कांटेक्ट में है? इस अगर यहाँ देखेगा इस पॉइंट की वजह से स्ट्रिंग का ये वाला पार्ट की वजह से यहाँ पर टेंशन सोचेंगे, या ये जो डायरेक्टली कांटेक्ट में उसकी वजह से ये सोचिएगा तो डायरेक्शन कुछ और आपको मिल जाएगा। राइट? पैरेलल कीजिएगा ना, स्ट्रिंग का ऐसे रहेगा पैरेलल। यहाँ पे जो पॉइंट कांटेक्ट में है वहाँ से देखिए पैरेलल, उस पार्ट का पैरेलल। करेक्ट है ना? तो ऐसे हो जाएगा। करेक्ट है? समझे नहीं समझे? जो बी वाले मतलब फर्स्ट पार्ट पे दिखाया है तो वो टेंशन ऑन फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट तो पूरा वाले का बोला है ना सेकंड पार्ट। ड्यू टू सेकेंड पार्ट, तो ये पूरा सेकेंड पार्ट इसके लिए एक्सटर्नल इवेंट हो गया, बट इस सेकेंड पार्ट का कौन सा पार्ट यहाँ इसके साथ कांटेक्ट में है डायरेक्टली, वो उसके लिए ले रहा हूँ। सेकेंड पार्ट यहाँ से तो मेरा एक्सटर्नल इवेंट हो गया। राइट? तो पूरा पार्ट, पूरे को हम लोग सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं, बट इस सेकेंड पार्ट का भी कौन सा पार्ट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है? ये वाला पार्ट ही तो रहेगा। ठीक है? बट ये लगा रहा है सेकेंड पार्ट, इसका नाम दे दिए सेकेंड पार्ट, बट सेकेंड का पार्ट का भी कौन सा पार्ट इसका नीचे वाला कांटेक्ट में है या ऊपर वाला कांटेक्ट में है? ऊपर वाले के करेंगे कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्टली कांटेक्ट में कौन था? ये सेक्शन था। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ तो हो गया।
अभी आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ देखिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडियल पुली? आइडियल पुली रोटेट करेगा या नहीं करेगा इस सिचुएशन? अगर ये मेरा पुली आइडियल पुली है तो घूमेगा या नहीं घूमेगा? मतलब पुली समझते हैं ना, यहाँ पे एक्सल लगा रहता है, वहाँ से पानी खींचने में देखते हो आज लगा हुआ रहता है, उस पर स्ट्रिंग बांध के ऐसे खींचते रहते हैं, राइट, करेक्ट। तो ये अगर ये मेरा आइडियल पुली है तो, और ये एक्सल है, ये इसके अबाउट ये पुली रोटेट करेगा या नहीं करेगा? बोलिए, जो भी आपको फील होता है बोलिए, सब लोग बोल सकते हैं। क्यों नहीं करेगा? अपना रिप्लाई कीजिए, बाकी दुनिया का मत देखिए, यहाँ बोलिए। सर किसी चीज़ को रोटेट करने के लिए उस पर एक टॉर्क लगाना पड़ता है, करेक्ट? घुमाना पड़ता है तो ठीक है, घुमाएंगे तभी ना, जब उस पर घुमाने के लिए कोई वजह बनेगा, और घुमाने का वजह है टॉर्क, और टॉर्क का किसके अबाउट घुमाएंगे? आप ही के लैंग्वेज में बोलिए, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर, और आप पहले ही बोले हैं कि सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो बॉडी जैसे है वैसा ही रहना पसंद करेगा, अनटिल अनलेस, जब तक उस पर कोई ना ही फोर्स लगे ना ही टॉर्क लगे, ना ही फोर्स ना ही, और घुमाने के लिए किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए देयर मस्ट बी ए टॉर्क रिक्वायर्ड, और टॉर्क के पीछे का वजह रहेगा फोर्स, राइट। तो एक्चुअल में जब हम लोग यहाँ देखिएगा, पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पुली का एक वेट तो रहेगा mg, करेक्ट है, बट एक्चुअल में इस पुली के लिए जो टॉर्क इसके अबाउट चाहिए वो टॉर्क आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अभी के लिए मैं रोटेशन में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बट इतना ही मानिए कि आइडियल पुली अगर ये आइडियल पुली है तो, और इसके ऊपर अगर स्ट्रिंग है तो वह स्ट्रिंग स्लाइड करेगा, साथ में इसको स्ट्रिंग इसको रोटेट करने का वजह नहीं बनेगा, बिकॉज आइडियल पुली इज जनरली मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। क्या रहता है स्टूडेंट? मासलेस एंड फ्रिक्शन। तो अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो क्या इस स्ट्रिंग और इस पुली के बीच में फ्रिक्शन होगा? तो अगर ये पुली इनिशियली रेस्ट में है और इस पर स्ट्रिंग ये डाल दिए तो हो सकता है कि ये m1 और m2, अगर इसका मास ज़्यादा है तो नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन इसके नीचे ऊपर जाने से ये पुली रोटेट नहीं करेगा, समझे? इसलिए अगर इनिशियली पुली रेस्ट में है तो ऑल द टाइम क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। इसलिए ये स्ट्रिंग के साथ साथ रोटेट नहीं करेगा, स्ट्रिंग से इस पर क्या होगा? स्लाइड करेगा। ये समझ में आ गया बात है? करेक्ट। तो आप m1 का, m2 का और इस पुली का, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये रेस्ट में है, बट मुझे इस अभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। मुझे m1 m2 और पुली का सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम दिखाइए। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट स्ट्रिंग या सेम स्ट्रिंग? सेम स्ट्रिंग है, करेक्ट है ना? m1 जी, यहाँ देखिएगा, टेंशन किधर लगाएं भाई? किधर? ऊपर की तरफ। m2 का, m2g और t।
व्हाट अबाउट पुल्ली? एक मिनट भाई, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। क्या यहाँ पे पुली का मास है? नहीं है। बट पुली किसी एक्सेल में फंसा हुआ तो है, करेक्ट है ना? सो टाइम्स मेरे प्रॉब्लम रहेगा, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑन पुली ड्यू टू एक्सेल, जिसके अबाउट घूमता है, ठीक है? तो एक्सेल भी एक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये फोर्स ऑन पुली ड्यू टू व्हाट? एक्सेल। ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी रह सकता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है? और टेंशन ऐसे नहीं काम चलेगा। यहाँ देखिए, अब नहीं, यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए हैं। आप जो जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो मेरे लिए बेनिफिट हो गया। बट आज के बाद कोई भी आइडियल स्ट्रिंग किसी बॉडी को जितना पॉइंट पे लीव करेगा, क्या करेगा? जितना पॉइंट पे कांटेक्ट में रहेगा, वो नहीं बोला, नहीं तो वो तो यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट पॉइंट पे कांटेक्ट में है, हाँ है ना? जितना पॉइंट पे लीव करेगा उतना पॉइंट पे वो टेंशन का फोर्स लगाएगा। आज के बाद नहीं समझे बात को? तो ये स्ट्रिंग पुली को कितना पॉइंट पे कांटेक्ट छोड़ रहा है? 2 पॉइंट पे। यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट छोड़ रहा है तो बिल्कुल इसके टेंजेंशियल नीचे की तरफ, समझ गए? इसलिए आज के बाद कोई भी सेम स्ट्रिंग किसी बॉडी को जितना पॉइंट पे वहाँ उस बॉडी से दूर जाएगा, कांटेक्ट लीव करेगा, उतना पॉइंट पे उसका टेंशन का फोर्स लगेगा, इवन सेम स्ट्रिंग होते हुए भी, करेक्ट है ना? दिस इज द रीजन। यहाँ देखिए, बात समझे नहीं समझे मैं क्या समझाया? तो यहाँ पे टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पे टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, करेक्ट? सपोज यहाँ देखिएगा, जैसे आप लोग जिस तरीके से आंसर दिए उस तरीके से आपका आंसर देने में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ी दिखा। आप लोग बोले सर टूटी लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? तो मैं यहाँ पे टूटी लगा देता। आप ही बोले ना टूटी लगा दीजिए, तो टूटी लगा दिए तो यहाँ पे लगा देते तो इसके अबाउट घूमने लगता है नहीं, हाँ या ना? एक टॉर्क इसके अबाउट लग जाता भाई। इसलिए कहाँ पे टी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे टी लगेगा और यहाँ पे टी लगेगा। तो मेरे इस थीम को समझ में आ गया? ये दूसरी जगह भी आपको हेल्प कर देगा। सपोज कीजिए कोई ऐसा पुली रहता, यहाँ देखिए, कोई ऐसा पुली रहेगा, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, और एक सेम स्ट्रिंग है, करेक्ट? और यहाँ पे कांटेक्ट लूज कर रहा है, लीव कर रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट लीव कर रहा है, तब टेंशन का डायरेक्शन क्या रहता? इसका इस तरफ और इसका भी किस तरफ? इस तरफ रहता। रिजल्टेंट टेंशन बाद में निकाल लेंगे, बट ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि सेम स्ट्रिंग किसी बॉडी को जितना पॉइंट पे कांटेक्ट लीव करेगा उतना उस पॉइंट पे हम लोग टेंशन दिखाएंगे, उतने पॉइंट पे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे लीव कर रहा है, यहाँ और यहाँ, और टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ। सबको दिमाग में आ गया बात? ठीक है, लिखिए। छोटा बात नहीं भाई, प्रॉब्लम तो बनाएंगे ही, पहले छोटा बात सीख लीजिए। हाँ, आपने कहा कि सेम स्ट्रिंग होगा तो टेंशन दोनों तरफ सेम होगा। अगर दोनों बॉडी का मास अलग है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दोनों तरफ टेंशन तो अलग होना चाहिए। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है और 2 डिफरेंट बॉडी है इस टाइप का सिचुएशन में, और अगर M1 M2 का डिफरेंट मास है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा। अगर मास M2 ग्रेटर M1 तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, और मैंने ये भी बोला कि मान लीजिए कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। ऑब्वियसली अगर M1 M2 डिफरेंट रहेगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो लेकिन मैंने बोला कि अभी मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, बट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ड्रॉ तो करते हैं। इज इट कंपल्सरी कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इक्विलिब्रियम में होना ही चाहिए? फ्री बॉडी डायग्राम में तो मैं फोर्स दिखाता हूँ, चाहे सेम फोर्स हो या डिफरेंट फोर्स हो, चाहे सेम फोर्स हो या
डिफरेंट फोर्स, मुझे सारे फोर्स दिखा देना है। अब फोर्स का दिखाने के बाद, ड्रॉ करने के बाद ही तो हम लोग आगे रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट, करेक्ट। तो अभी मैं क्या कर रहे हैं, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स दिखाए हैं, करेक्ट है ना। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने दो डायग्राम था, एक मिनट, इस डायग्राम को देखते रहिए। M1 M2 के लिए श्योर नहीं है, बट पुली मोशन में है या रेस्ट में है? पुली तो रेस्ट में है, और पुली रेस्ट में, इसका मतलब है कि पुली तो इक्विलिब्रियम में है। M1 M2 इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट पुली इक्विलिब्रियम में है। और अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, है ना। इसका मास है, जब तक नहीं बोला रहेगा तब तक हम लोग पुली को क्या मानेंगे, आइडियल पुली। तो क्या F इक्वल टू 2T कर दें, बोलिए हाँ या ना। हो जाएगा ना। अब यहाँ बताइए स्टूडेंट, ये भी आपके सामने एक डायग्राम है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इस पुली को भी आप आइडियल पुली मानिए। कैसा? तो आइडियल पुली पे इट इज, अब यहाँ पे ये एक्सल तो भी तो फोर्स लगाएगा, तो एक्सल कितना फोर्स लगाएगा, 2T। सर अब यहाँ पे देखिए, 100 टाइम्स ऐसा रहेगा, फाइंड, क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा मेडिकल वाले बच्चे, फाइंड अ फोर्स ऑन पुली ड्यू टू अ स्ट्रिंग। ये बिल्कुल टाइप प्रॉब्लम है। क्या दिया रहेगा बोली तो, फाइंड अ फोर्स ऑन पुली ड्यू टू अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की वजह से पुली पे फोर्स निकालना है, तो जितना जगह पे स्ट्रिंग पुली पे फोर्स लगाएगा उतने जगह के टेंशन का रिजल्टेंट, उतने जगह के टेंशन का, और टेंशन का रिजल्टेंट निकलता है। टेंशन तो एक फोर्स है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टोरियल मेथड से है। ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड बाय T प्लस T कर दिया स्केलर टाइप। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे पूछेंगे फोर्स ऑन पुली ड्यू टू अ स्ट्रिंग, ड्यू टू व्हाट, स्ट्रिंग, तो इसका मतलब है कि AT और AT का रिजल्टेंट मान लेते हैं, इसका नाम T1। ये यहाँ अगर पूछा जाएगा कि स्ट्रिंग, यहाँ देखिए स्ट्रिंग इस पॉइंट पे सेम टेंशन का फोर्स लगा रहा है या डिफरेंट, यस ऐसे बोलना है। मैग्नीट्यूड में सेम है सर, लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंट है, इसलिए ऐसे सिर्फ बोलिए टेंशन सेम है या डिफरेंट, तो डिफरेंट बोल देंगे ड्यू टू डायरेक्शन, करेक्ट है ना। बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, तो सामने वाला को मौका ही मत दीजिए, सारा बात आप ही बोल दीजिए, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन डिफरेंट, ताकि उनका मेन जो पूछने का सेंस था वहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो किसी भी दो वेक्टर, अगर T1 T2 इसको बोल देता है, T1 का मैग्नीट्यूड और T2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट ये सेम है यहाँ पे, ये सेम, तो दो वेक्टर का पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर प्लस T1 T2 cos 90, तो कितना हो जाएगा भाई, T√2, हाँ या ना। मैग्नीट्यूड तो सेम था। अब देखिए वेक्टर में ये भी पढ़ाया होगा, एक मिनट रुकिए, कि किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो उसका रिजल्टेंट उसके एंगल बाइसेक्टर से पास करता है, सही है ना। किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो उसका रिजल्टेंट एंगल, तो कितना एंगल पे है मेरे डायग्राम में, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री पे है, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, यस, इस पुली पे रिजल्टेंट TR ऐसे रहेगा, AT था और AT था, और ये एंगल कितना रहेगा,
लिख लीजिए। तो अब तो कोई भी क्वेश्चन में रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे। इज कंपलसरी कि ऑलवेज 90 रहेगा, 60 भी तो हो सकता है। 60 रहता और 2 टेंशन लगते रहता 60 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फाइंड द फोर्स ऑन पुली ड्यू टू एक्सेल। इसी डायग्राम में फाइंड, अरे पुली मोशन में है या रेस्ट में है? फंसा हुआ है ना भाई यहाँ पे। एक कोई रॉड रहा होगा, इसमें एक्सेल लगा हुआ होगा, करेक्ट? तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द पुली ड्यू टू एक्सेल। यस, तो अगर यहाँ पे जिसमें ये रहा होगा, ये कुछ ऐसा रहा होगा ना, राइट? जिसमें भी रहा होगा, तो अगर वो नहीं रहता तो इस टेंशन के वजह से पुली को इधर इस लाइन के अलॉन्ग आ जाना चाहिए था। अगर बाकी कोई फोर्स नहीं लगता तो इस पुली को किधर आना चाहिए था? रिजल्टेंट टेंशन की तरफ। इधर नहीं आ रहा है तो कोई तो रोक के रखा होगा। इसका जो भी इस पर एक फोर्स लगा रहा है वो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, हाँ या ना? लॉजिकल बात है ना, क्योंकि रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो टेंशन का रिजल्टेंट जो है उसको काउंटर करने के लिए कोई डैम से उस पर कोई एक और फोर्स लगाएगा, वो इसके जस्ट टेंशन का रिजल्टेंट के अपोजिट में लगेगा, करेक्ट? तो ये रहेगा फोर्स ऑन पुली ड्यू टू एक्सेल। यहाँ तक बातें समझ में आ गया? ये बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक है? और इस स्ट्रिंग पे मैं यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हूँ इधर, और आइडियल स्ट्रिंग है, और इधर भी एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं, खींच रहे हैं। इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन, टेंशन का फोर्स क्या रहेगा? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? जिसको जो समझ में आ रहा है बोलिए बोलिए, क्या होगा विज्ञान? 0 0। 1 मिनट आपको मौका देंगे, आप बोलिए टेंशन क्या होगा? 0 होगा सर, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, 0 होगा। आप बोलिए तो, क्या नाम है आपका? हाँ बोलिए, एकदम कॉन्क्रीट बोलना है। ये होता डिप्लोमेटिक सर, या तो ये नहीं तो ये। आप बोलिए। वैल्यू भी तो लिखे हुए हैं। एक आंसर होता है कि बच के निकलने वाला, तो वो आंसर नहीं देना है। आप बोलिए क्या होगा टेंशन? आपको भी ये लग रहा है कि 0 होगा? नहीं, स्ट्रिंग के किस पॉइंट में, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से चाहिए मुझे। ओनली वी वांट टू मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन तो मुझे पता ही कि स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे जो भी अगर टेंशन रहेगा तो कपल में रहता है। डायरेक्शन मुझे नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड में पूछ रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग? क्या रहेगा? क्यों? 10 इधर खींच रहे हैं, 10 इधर खींच रहे हैं, तो 20 लगना चाहिए। टेंशन तो रहेगा, खींच भी रहेगा। यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब टेंशन आप 0 बोले, देखिए कितना छोटा क्वेश्चन में फंसा दिया जाएगा आपको। तो किसी चीज़ को, स्ट्रिंग को 2 तरफ से खींच रहे हैं, उसमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी नहीं आएगा? और मैं तो मेरा पहला ही पॉइंट था कि अगर स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग टेंडेंसी है, वह इवन इफ वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, इनकम्प्रेसेबल है, राइट? तो इनएक्सटेंसेबल, नॉट कंप्रेसेबल, इनएक्सटेंसेबल है, उसको हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते, लेकिन उसमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी तो रहेगा। तो स्ट्रेचिंग टेंडेंसी रहेगा तो उसमें तो टेंशन का पावर आ गया। मतलब एक कुछ ऐसा कहना है ना कि खींच रहे हैं और स्ट्रिंग लूज है। नहीं समझे बात को? स्ट्रिंग खींच रहे हैं और फिर क्या बोल रहे हैं? लूज है। क्योंकि टेंशन तो तभी होगा जब स्ट्रिंग लूज रहता है। जब स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग आ गया
तो ऑब्वियसली जीरो नहीं रहेगा। लेकिन अब नेक्स्ट, अब सर ओके सर टेंशन है, अब टेंशन है तो इसमें लग रहा है कि इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, तो शायद 20 न्यूटन होना चाहिए। तो इसमें दो आंसर मेरे पास दूसरे बैच में कॉमन आता है, या तो जीरो जो आप लोगों ने बोल दिया, इधर 10 इधर 10, कहानी खत्म, कैंसिल आउट, जीरो, राइट, मतलब खींचते हुए स्ट्रिंग को लूज स्ट्रिंग बोल दिए। और दूसरा आता है आंसर 20 न्यूटन, इधर 10 इधर 10 का स्ट्रेचिंग कितना हो गया 20। करेक्ट आंसर है 10 न्यूटन। करेक्ट आंसर क्या है 10 न्यूटन। तो आपको अभी जस्ट बताए थे ना कि स्ट्रिंग के किसी पॉइंट पे टेंशन निकालना है, तो सबसे पहला काम, आप लोग सिर्फ कॉपी करते हैं, समझते नहीं हैं बातों को। तो किसी पॉइंट पे अगर टेंशन निकालना है तो उतना देर में रफ कर लेंगे कि उसको कट करके देखेंगे। मान लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए, पॉइंट पी, इधर के पार्ट को फर्स्ट पार्ट बोल देंगे, इधर के पार्ट को सेकेंड पार्ट, और किसी एक पार्ट का, और ये पूरा, ये तो डैम श्योर है कि पूरा स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में है या ना, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या है, तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे मैं ऐसे पी पॉइंट पे निकालूंगा। अब पी पॉइंट पे निकालने का मतलब क्या है कि इसको सोचेंगे कि अगर कट कर दिए तो फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट पार्ट का बना देंगे। तो फर्स्ट पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हैं इस स्ट्रिंग का, तो फर्स्ट स्ट्रिंग का दो किनारा ना, टू एंड पॉइंट, वन ऑफ द एंड पॉइंट इज दिस वन एंड अदर एंड पॉइंट इज व्हाट, दिस वन। तो इस एंड पॉइंट पे तो सर एक फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन का, बट इस एंड पॉइंट पे फोर्स, कौन सा फोर्स लगाएगा, टेंशन का फोर्स, और कौन लगाएगा, सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट पे, क्योंकि सेकेंड पार्ट इसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए एक्सटर्नल एजेंट हो गया, क्या हो गया, और ये फोर्स लगाएगा। ये फोर्स कौन सा फोर्स लगाएगा, स्ट्रिंग किसी दूसरे बॉडी पे टेंशन का फोर्स ही लगाता है, और ऑलवेज अवे फ्रॉम द, तो टेंशन ऑन वन ड्यू टू टू। ये पूरा स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में था या नहीं था, ये पूरा जब स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में है तो फर्स्ट पार्ट भी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं, दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, दैट फोर्स ऑन टेंशन ड्यू टू। इसका मतलब यहाँ से एक मिनट बहुत बड़ा बात सीखे हैं, इसका किस तरीके से प्रॉब्लम में यूज किया जाएगा। आज के बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट, आज के बाद किसी भी स्ट्रिंग में के किसी किनारे पे जितना बड़ा फोर्स लगाएगा, तो अगर इक्वल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इस 10 न्यूटन का लग रहा है, करेक्ट, तो उस केस में ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंट फोर्स रहेगा या डिफरेंट टेंशन रहेगा, सेम टेंशन रहेगा, सेम टेंशन हो जाएगा, करेक्ट। चलिए, इसका मतलब इसका आंसर क्या रहना चाहिए, 0 न्यूटन या 10 न्यूटन, बट एक और ऑप्शन रहता है 20 न्यूटन, क्योंकि 10 और 10 मिलकर क्या हो जाए 20, बट 20 नहीं रहेगा, कितना रहेगा। ऐसा ही डिटो कॉन्सेप्ट में स्प्रिंग के लिए लेकर आऊँगा, किसके लेकर आएंगे, स्प्रिंग के लिए। चलिए, इतना कहानी बनाने के बाद इतना तो डैम श्योर है ना कि टेंशन का फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन का फोर्स आप दिखा पाएंगे, हो जाएगा। अब आप लोग बताइए और कौन सा फोर्स आ सकता है फ्री बॉडी डायग्राम में। स्प्रिंग का फोर्स कभी कभी आ सकता है। जनरली जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में या फ्रिक्शन में कौन कौन सा फोर्स काउंटर करना पड़ता है, उसी के लिए ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ। mg नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन एंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लेंगे, फ्रिक्शन के चैप्टर में, और स्प्रिंग फोर्स, करेक्ट। हाँ, अगर एक फोर्स 20 कर दीजिएगा, एक फोर्स 10 कर दीजिएगा, तब क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम में फिर नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी तो नहीं, इसमें इनका क्वेश्चन है कि है तो आइडियल स्ट्रिंग, क्या है, आइडियल स्ट्रिंग है। तो एक्चुअल में इस केस में देखिए, एक ये तो हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है। सच में लगता है कि आइडियल स्ट्रिंग रहेगा, आइडियल तो रहेगा नहीं। एक फोर्स अगर यहाँ पे 20 न्यूटन कर दीजिएगा और एक फोर्स अगर 10 न्यूटन कीजिएगा, तो नेट फोर्स किधर रहेगा। और आइडियल सिचुएशन के लिए तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए आइडियल सिचुएशन, तो ये एक्सीलरेटेड हो जाएगा। 10 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सीलरेटेड। बट एक्सीलरेटेड रहते हुए भी अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन तो सेम होना चाहिए। वो टेंशन क्या रहेगा,
क्या बोले? एक्चुअली टेंशन अगर यहाँ पे जितना टेंशन रहेगा उतना ही टेंशन हर पॉइंट पे रहेगा, उतना ही टेंशन। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे टेंशन रहेगा क्या, तो उस केस में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए थोड़ा तो मास रहेगा, आइडियल सिस्टम तो है नहीं, बट थोड़ा मास की वजह से इसका एक्सीलरेटेड रहेगा, तो उस एक्सीलरेशन की वजह से फिर निकालना पड़ेगा। तो इसको यहाँ के लिए रखने दीजिए, अभी हम तो थोड़ा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका राइट टाइम पे मैं बता दूंगा। हाँ, इतना डैम श्योर है, ये डैम श्योर है कि चाहे तो स्ट्रिंग रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर स्ट्रिंग रेस्ट में हो या मोशन में हो, मतलब इक्विलिब्रियम में हो या स्ट्रिंग एक्सेलरेटेड हो, स्ट्रिंग में टेंशन अगर आइडियल है तो सेम ही रहेगा। इस बात के लिए डिटो मैं श्योर हूँ। वजह मैं बताता हूँ। मान लेते हैं यहाँ देखिए, ये स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक का, ध्यान से सुनिएगा, और इस स्ट्रिंग का में दो किनारा, इसको पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और एक पूरा स्ट्रिंग सपोज कीजिए एक्सेलरेटेड है। क्या है? ए एक्सेलरेशन से मान लिए, और मैं सेकंड पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। किसका? तो आप ये लिखिएगा ना, टेंशन ऑन 2 ड्यू टू 3, और ये लिखेंगे टेंशन ऑन 2 ड्यू टू 1, और सारे फोर्स को टुवार्ड्स राइट अगर रिजॉल्व करेंगे, बाद में सिखा देंगे हाउ टू रिजॉल्व कंपोनेंट, करेक्ट। ये लिखेंगे इक्वल टू मास ऑफ 2 इंटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना, मास ऑफ 2 इंटू एक्सेलरेशन। ये मुझे पता है एक्सेलरेटेड है, बट अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो ये वैल्यू तो हो जाएगा भाई 0। तो इस मास की वजह से टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे हाँ या ना, तो अगर आइडियल स्ट्रिंग है और इवन इफ इट इज एक्सेलरेटेड, तब भी उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन वो क्या रहेगा इस केस में अभी थोड़ा अर्ली हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। बट ये तो प्रूफ हो गया कि सेम रहेगा। दिखाइए। इसका मतलब अगर स्ट्रिंग या स्प्रिंग पे यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अगर स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग है तो चाहे तो रेस्ट में हो, इक्विलिब्रियम में, या एक्सेलरेटेड हो। क्या है? और ये बात यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, ये बात यहाँ बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। इस टाइप का आप हजारों प्रॉब्लम देखे होंगे, हाँ या ना। M2 M1 यहाँ पे अगर इस यहाँ एक मिनट रुकिए, बाद में लिख लीजिएगा। M2 ग्रेटर M1 है तो M2 नीचे एक्सेलरेटेड नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। इस पर अभी मैं बात नहीं किया हूँ, बट ये तो पता है आपको, पहले जानते हैं। तो ये एक्सेलरेटेड है तो स्ट्रिंग का भी ईच एंड एवरी पॉइंट का एक्सेलरेशन रहेगा मैग्नीट्यूड बाई। तो यहाँ भी तो स्ट्रिंग एक्सेलरेटेड है, बट फिर भी स्ट्रिंग में ईच एंड एवरी पॉइंट टेंशन आप डिफरेंट लेते हैं या सेम लेते हैं? सेम लेते हैं, करेक्ट है ना। कैसे? बना दिया उसका। किसका? लाइक ए में किसका लिए? अच्छा, इक्वल 20 माइनस टी, और एम को 0 कर दिया है।
यहाँ देखिए एक्चुअली इन्होंने क्या किया, अरे सही भी है, मैं इसको रॉन्ग नहीं काट रहा हूँ, हालांकि अभी इक्विलिब्रियम पे थे इसलिए इसका नहीं लेना चाह रहे थे। इस केस में जहाँ पे इनका क्वेश्चन था कि सर जहाँ पे इक्वल था 10 और 10, तो वहाँ पे तो हम लोग 10 निकाल लिए बहुत आसानी से, सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। बट जहाँ पे आइडियल स्प्रिंग है, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिए और यहाँ पे 10 न्यूटन का, और जनरली अगर कोई भी स्ट्रिंग किसी एक किनारे पे जितना बड़ा फोर्स लगाते हैं तो जनरली मैं मान लेता हूँ टेंशन वही रहेगा, बट मतलब वो टेंशन उसमें ऑपरेट होगा, करेक्ट। लेकिन इस केस में सिचुएशन है कि सर दोनों किनारे पे अलग अलग टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं या अलग टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, अलग टाइप का फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स समटाइम्स स्टूडेंट ऐसा भी रहेगा कि स्ट्रिंग इस ब्लॉक से रिजिडली अटैच है, स्ट्रिंग का दूसरा किनारा को आप खींच रहे हैं, यहाँ पे इस किनारे पे 50 न्यूटन, करेक्ट। तो उस केस में जितने फोर्स से आप यहाँ पे पुल कर रहे हैं वही सारे जगह पे टेंशन का काम करेगा, समझे नहीं समझे। इसमें दो तीन चीज़ बहुत मार्केबल सीखने को है, लेकिन इस केस के लिए आप स्ट्रिंग के दोनों किनारे को खींच रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या जो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया उसमें स्ट्रिंग के किसी एक किनारे पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, दूसरा किनारा किसी से रिजिडली अटैच है, करेक्ट, वो अलग थीम फिर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में मान लेते हैं कि मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा सेकेंड पार्ट है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इसका मास अभी के लिए फॉर मोमेंट मान लेते हैं m1, इसका क्या मानते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब क्या लिखिएगा, ये रहेगा F1, इसको F2 बोल देते हैं, तो F1, और यहाँ पे इस पार्ट का, और यहाँ पे इस तरफ क्या लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू टेंशन का, और ओवरऑल पूरा पार्ट किधर जाएगा, टुवार्ड्स लेफ्ट या टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स राइट, 20 उधर है ना और 10 इधर है, तो ओवरऑल किधर जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, F1 माइनस T12, और T12 का मैग्नीट्यूड T मान लीजिए, F1 माइनस T इक्वल टू M1 A, करेक्ट है ना एवरीवन। और अगर सेकेंड पार्ट का कीजिएगा फ्री बॉडी डायग्राम तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा F2, ओके, फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्यों, हाँ लेकिन M1 जीरो रहेगा, M1 क्या रहेगा, बाद में उसी को जीरो करने के लिए सोच रहा हूँ, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि M1 जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे T इक्वल टू F1 हो जाएगा, फिर वहाँ पे T इक्वल टू F2 हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस केस में एवरेज फोर्स ले लेना चाहिए। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ना, क्योंकि किनारे पे जितना किसी भी स्ट्रिंग के किसी किनारे को जितना बड़ा फोर्स से पुल करते हैं, फोर्स रिजिडली अटैच है वो अलग मैटर है, बट जितना बड़ा एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो जनरली वही टेंशन ऑपरेट हो जाता है। बट यहाँ पे समस्या यह है कि दोनों किनारे पे हम लोग इक्वल फोर्स लगा दिए हैं, अनइक्वल फोर्स लगाए हैं, पुल कर रहे हैं, तो वहाँ पे मोटा मोटी एवरेज टेंशन क्रिएट हो जाएगा, दोनों फोर्स का एवरेज फोर्स, ठीक है। इसे 20 + 10 डिवाइडेड 2 कर लीजिए, यही रहेगा। भी ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं, ऐसे बनाने की कोशिश कीजिएगा तब तो क्या रहेगा, इस किनारे पे 20 न्यूटन दिखते रहेगा, इस किनारे की वजह से क्या दिखेगा 10 न्यूटन, बट 10 और 20 तो रहेगा नहीं, ये एक्सलेटेड भी है। रियलिटी में इतना समस्या होगा ही नहीं, रियल में तो कोई भी चीज़ तो आइडियल है नहीं, ये तो आइडियल हम लोग अपना दिमाग बनाए हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज़ के लिए, बट एक्चुअल में यहाँ देखिए उसमें इतना दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, किसी चीज़ को रॉन्गली नहीं प्रूव कर देना है। हाँ ये आइडियल सिचुएशन है बट रियलिटी से बहुत दूर है। कोई भी स्ट्रिंग रहेगा मासलेस रहेगा क्या,
जब मासलेस नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें टेंशन डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट रहेगा। बट यहाँ पे इस केस में समस्या होगा कि अनइक्वल फोर्स है, तो यहाँ पे एवरेज ले लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, इस पे आएंगे, अभी घबराइए नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम लेंगे। ये तो जस्ट अभी फ्री बॉडी डायग्राम का चल रहा है। यहाँ देखिए, अब बात मत कीजिए, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आइडियल स्प्रिंग? पहला क्वालिटी होता है मासलेस होता है, करेक्ट। और सेकेंड क्वालिटी, अगर आइडियल स्प्रिंग है, एक मिनट रुकिए भाई, तो आइडियल स्प्रिंग के केस में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्न के बीच का ऑलवेज गैप सेम रहना चाहिए, है ना। स्प्रिंग के किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्न के बीच का पिच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनइक्वल रहेगा या इक्वल रहना चाहिए। अगर अनइक्वल है, इसका मतलब आइडियल स्प्रिंग का क्वालिटी। तो सर किस केस में बोल रहे हैं? तो अगर स्प्रिंग को सपोज कीजिए मार्केट से, आइडियल स्प्रिंग है, मार्केट से परचेज करके लाए, तो उसका एक नेचुरल लेंथ रहा होगा, खुद से तो इलोंगेट या कंप्रेस नहीं करेगा। तो स्प्रिंग का एक नेचुरल लेंथ रहता है जो आप मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं जिस टाइम पे, राइट। और उस नेचुरल, मान लेते हैं कि मेरा नेचुरल लेंथ है इसका, एग्री। इस नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में अगर इसका लेंथ को अगर आप चेंज करेंगे, इफ देयर इज अ डिविएशन ऑफ लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग विथ रेस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ, तो डिविएशन होने का तरीका क्या हो सकता है? या तो स्प्रिंग को खींच दें या तो कंप्रेस कर दें। तो ऑलवेज स्प्रिंग उसको रेसिस्ट करेगा, अपोज करेगा, और वो अपना फोर्स अपोज करने के डायरेक्शन में लगाएगा। अगर इसका लेंथ को आप इंक्रीज कर दिए तो स्प्रिंग क्या चाहेगा? लेंथ को डिक्रीज करके नेचुरल लेंथ पे लाना। तो उस टेंडेंसी के अकॉर्डिंग ही स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। समझ में आ गया बात? ये कर लीजिए। लिखिए, एवरी स्प्रिंग resist any attempt, every spring resist any attempt to change its length, to change its length, change its natural length लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, to change its natural length। यहाँ देखेंगे, ये आइडियल स्प्रिंग है और यहाँ पे एक हुक लगा हुआ है, करेक्ट, रिंग, और ये लेंथ है, ध्यान से समझिएगा विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल लेंथ। मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के सिचुएशन के ड्यूरेशन, देयर इज ए इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, और एक फोर्स लगाकर मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ ऐसे पुल करने के बाद, राइट। तो इसमें इस स्प्रिंग में मैंने क्या किया,
कंप्रेशन किया या इलोंगेशन किया? और इलोंगेशन मैंने इतना अमाउंट से किया, तो इसका इलोंगेशन नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट से हुआ? L। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिएगा समटाइम्स कोई ऐसा भी पेन रहता है ना, ऐसे जब हम पहले के ज़माने में आता था, अभी भी रहता है, उसमें अंदर में पेन में स्प्रिंग रहता है, राइट। उस स्प्रिंग को अगर निकालिएगा तो पुल कीजिएगा तो देखिए कहीं पे ज़्यादा पुल हो जाएगा, इलोंगेट कर जाएगा, कहीं पे कम। तो उस केस में क्या उसका क्वालिटी है आइडियल स्प्रिंग का? आइडियल स्प्रिंग में अगर इलोंगेट भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलोंगेशन भी कर रहे हैं, तो जितना इसमें इस टर्म में इलोंगेशन होगा उतना ही यहाँ पे इलोंगेशन होगा। एग्री? दैट्स व्हाई इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ए टोटल नेचुरल लेंथ L, बातों को समझिएगा, और यहाँ से यहाँ तक L/3, और तब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इस पूरे स्प्रिंग में अगर इलोंगेशन L है तो इस L/3 में कितना इलोंगेशन रहा होगा? तो सब में नॉन इनफॉर्म इलोंगेशन हुआ है या इनफॉर्म? तो लेंथ जब L था तो इलोंगेशन L था, तो लेंथ 1 है तो इलोंगेशन, तो लेंथ L/3 है तो इलोंगेशन। बहुत कमाल का चीज़ है भाई, इसको लाइटली मत लीजिए, वर्क पावर एनर्जी में आपका लाइफ बना देगा। करेक्ट है ना? क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका ये रहेगा कि पूरा स्प्रिंग का इलोंगेशन स्मॉल l है, तो L/3 में कितना स्प्रिंग पोटेंशियल या स्टोर होगा, है ना? और स्प्रिंग पोटेंशियल या स्टोर इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर रहता है, बेर x रहेगा इलोंगेशन। तो वहाँ अगर ये बात और ये फार्मूला यहाँ देखिएगा, ये यूनिटरी मेथड हम लोग तब अप्लाई किए ना जब सब में आपको पता है कि इनफॉर्म इलोंगेशन होगा। अगर नॉन इनफॉर्म इलोंगेशन होता तो क्या ऐसा आप सॉल्व करते हैं? नहीं करते। इसलिए आइडियल स्प्रिंग में हम लोग ऐसे चीज़ों को निकाल सकते। एक मिनट रुकिए, पहले समझ लीजिए, बाद में मौका देंगे लिखने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस हुक का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मैं यहाँ पे इसको पुल करके रुका हुआ हूँ, तो ये हुक तो रेस्ट में है, एक तो फोर्स में लगा रहा था F, दूसरा फोर्स कौन लगाएगा? स्प्रिंग लगाएगा। स्प्रिंग किधर लगाएगा? स्प्रिंग, यस, इस हुक पे फोर्स लगाकर स्प्रिंग को हुक के साथ खींच लिए हैं, तो स्प्रिंग अपना लेंथ को कम करना चाहेगा, क्योंकि उसका इलोंगेशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ। जो भी उसमें चेंज कीजिएगा नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में, जो चेंज कीजिएगा उसको सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? तो लेकिन अपोज करने के लिए इस हुक पे किधर फोर्स लगाएगा? यस, करेक्ट है ना? सही है? ड्रॉ कर लिया। और एफ स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलोंगेशन, मैग्नीट्यूड बाई इलोंगेशन और कंप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ। टोटल लेंथ या इलोंगेशन वाला पार्ट, इलोंगेशन और कंप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? नेचुरल लेंथ। इसलिए मैं यहाँ पे स्मॉल ले रहा हूँ, ठीक है? तो एफ स्प्रिंग इतना तो आप लोग जानते भी होंगे, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? K इंटू एल, वेयर क्या K को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि एनएलए में इतना जानने से हो जाएगा। बाकी मैं वर्क पावर एनर्जी में कम से कम तो 3 आवर स्प्रिंग पढ़ाते रहूँगा। स्प्रिंग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट यहाँ के लिए इतना से मेरा काम चल जाएगा। ये तो समझ में आ गया ना कि ऑलवेज क्या करेगा? सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? अपोज करेगा। इसको हटाया जाए। अच्छा, इसी में अगर ऐसा रहता कि मेरा नेचुरल लेंथ इतना है और स्प्रिंग को प्रेस करके ऐसे कर दिए, नेचुरल लेंथ ये था, कंप्रेस कर दिए, तब स्प्रिंग इस हुक पे किधर फोर्स लगाता है? तो अपना लेंथ को बड़ा करना चाहता, उसमें क्या करेगा? डायरेक्शन ये रहेगा। इसका मतलब डायरेक्शन के लिए बस एक की पॉइंट है कि स्प्रिंग अपना ऑलवेज नेचुरल लेंथ गेन करना चाहेगा, और किसी पॉइंट किसी बॉडी पे अगर स्प्रिंग फोर्स दिखा रहे हैं तो एक ऑलवेज कीप इन माइंड
कि स्प्रिंग उस बॉडी पे उस तरीके से फोर्स लगाएगा, दैट्स वाई उसका नेचुरल लेंथ गेन होगा, इट राइट। और इस केस में तो सर व्हाट अबाउट डायरेक्शन, तो स्प्रिंग के लिए भी स्प्रिंग के जैसा ही एक बात कॉमन है, स्प्रिंग फोर्स। लेकिन आप स्प्रिंग फोर्स में ये नहीं बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट। इसमें अवे फ्रॉम द बॉडी नहीं बोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन, वो बात स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, डिविएशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, राइट। लेकिन उसका एक चीज़ कॉमन रहेगा स्प्रिंग के साथ, पैरेलल टू द स्प्रिंग। डायरेक्शन में एक चीज़ हम लोग श्योर शॉर्ट बोल सकते हैं, क्या है, डायरेक्ट। ये नहीं बोल सकते अवे फ्रॉम द बॉडी और टुवार्ड्स द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी और टुवार्ड्स द बॉडी डिपेंडिंग, जैसे रिंग मेरा बॉडी है, इसमें रिंग क्या, रिंग के केस में क्या ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी है, इस केस में रिंग से दूर जा रहा है, इस केस में रिंग के तरफ लगा रहे हैं, तो ये तो टुवार्ड्स द बॉडी हो गया, ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम द बॉडी हो गया। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, पैरेलल टू द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स का जो वेक्टर रहेगा और टुवार्ड्स द बॉडी भी रहेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी भी रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बट देयर इज अ कॉमन विथ स्प्रिंग इज दैट कि उसमें भी इस स्प्रिंग का फोर्स अपने स्प्रिंग के पैरेलल लगाएगा, किधर लगाएगा। तो एक ये बात लिख लीजिए, a spring force is parallel to the spring, a spring force is parallel to the spring, but it can act towards the body or away from the body depending upon situation. अब देखिए, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग सीखेंगे नहीं, डायरेक्ट प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, और वहाँ पे ही फ्री बॉडी डायग्राम सीखते रहेंगे। मोटा मोटी एक रफ आइडिया तो आ गया, हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। यही 4 फोर्स तो बार बार आते रहेगा, कौन कौन सा, टेंशन, mg, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और थोड़ा बहुत इस चैप्टर में स्प्रिंग फोर्स, और एक्स्ट्रा एक फोर्स आगे चलकर जुड़ जाएगा, फ्रिक्शन। इतना का ही तो गेम होता है इसमें, बट इसमें बहुत कुछ है, ठीक है।